हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो थर्ड चैप्टर है उसको हम लोग एक शॉर्ट में पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रीजर, यह जो चैप्टर्स है बहुत इंपोर्टेंट है और इसमें हम लोग हेल्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है आपको एक वीडियो में पूरा हम कंप्लीट कराएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो ये आपका है फुल शॉट जिसमें कोई चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और पूरे एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या बात है जो हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ का सिंपली मतलब हम लोग क्या समझते हैं, फिजिकली हम लोग हेल्दी हैं, कोई डिजीज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे भैया आप हेल्दी हैं। लेकिन साइंस कहता है, WHO कहता है हेल्थ का वो डिफिनेशन नहीं होता है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, बट मेंटली अगर आप फिट नहीं है, मेंटली आप प्रेशर में हैं, मेंटली आप टेंशन में रहते हैं, तो फिर आप जो है एक हेल्दी पर्सन नहीं है। दैट मीन्स हेल्दी पर्सन का डिफिनेशन क्या है भैया? तो हेल्दी पर्सन का डिफिनेशन हो गया कोई पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली और सोशल वो कनेक्टेड है। मतलब आपको फिजिकली फिट रहना है, कोई डिजीज नहीं हो रहा है ना। उसके बाद आप मेंटली फिट हैं, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, हाइपर टेंशन की बीमारी नहीं है, स्ट्रेस आप ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे आप मेंटली क्या फिट है। कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा वो स्ट्रेस में रहता है, तो हम बोलेंगे वो मेंटली फिट नहीं है। ये दोनों चीज जरूरी है। उसके साथ साथ ये दोनों चीज किसी में है लेकिन उसका सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से मिलता नहीं है, किसी से अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं करता है, अकेला रहता है, एकदम चुपचाप रहता है, तो भी हम कहेंगे वह जो है पूरा हेल्दी नहीं है। तो कोई पर्सन को हेल्दी पर्सन तभी बोलेंगे जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और उसका सोशल कनेक्टिविटी हो, तभी हम उस पर्सन को बोलेंगे क्या है, हेल्दी पर्सन है। तो ऐसा तो बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका तीनों जो चीज है, फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और उनका सोशल कनेक्टिविटी क्या हो, अच्छा हो। क्योंकि शुरुआत में देखा जाता है, टीनेजर्स में देखा जाता है या ऊपर के एज में भी बहुत सारे लोगों को देखा जाता है जिनका सोशल कनेक्टिविटी बहुत कम रहता है, केवल अकेला रहना पसंद करेंगे, किसी से बात नहीं करते हैं, कहीं पे अपने जो थॉट्स है, जो इमोशन है, जो बात है उसको शेयर भी नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग हेल्दी पर्सन में काउंट नहीं करेंगे ना। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी दिल टूट जाता है तो लगता है जो अकेले रहे, कहीं हर्ट हो जाते हैं हम लोग तो लगता है अकेले रहे, किसी से बात नहीं करे, किसी को शेयर नहीं करे, क्योंकि लगता है जो सारे लोग वैसे ही होते हैं ना, कोई हेल्प नहीं करेगा, सारे लोग जो होते हैं बुरे होते हैं, उस नजरिया से हम लोग देखते हैं, तो भी हम लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। बट साइंस के हिसाब से आपको फिट रहना है तो तीनों चीज आपका सही रहना चाहिए। तो मेंटली आपको फिट रहना है, फिजिकली आपके अंदर फिटनेस रहना चाहिए और सोशल कनेक्शन जो है आपका रहना चाहिए। अब सोशल कनेक्शन ये मतलब नहीं जो सोशल कनेक्शन है और कहीं पे भी आपका बनता नहीं है, हर जगह बिगाड़ है, तो भी वो अच्छा नहीं है। सोशल कनेक्शन मतलब कुछ आपके फ्रेंड्स होना चाहिए, दुश्मन तो होता ही है, फ्रेंड्स जरूर होना चाहिए, या आपका जो घर के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनसे भी आपका कनेक्शन होना चाहिए ताकि अपने बात को रख सके, बात कर सके, एंजॉय कर सके, फन कर सके। तो भैया हम लोग हेल्दी कैसे रहेंगे, क्या करें जो हेल्दी रहे, क्या नहीं करे जिससे हमारा हेल्थ खराब नहीं हो। तो देखिए, हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी जो है भैया वह है डाइट। क्या है? डाइट। अच्छा डाइट लेना है। अच्छा डाइट मतलब बैलेंस डाइट लेना है, ऐसा डाइट लेना है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो। उसके लिए क्या करें? तो बैलेंस डाइट में क्या करें, वेजिटेबल्स ले, फ्रूट्स ले ना, सीरियल्स ले, ये सब का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारा डाइट अच्छा होगा, बैलेंस डाइट होगा। उसके बाद हाइजीन को मेंटेन रखे, अच्छा से सोए, ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अब स्मार्टफोन का जमाना है और हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी सो ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो जल्दी सोने नहीं देता है। सोशल एक्टिविटी हम लोग का बढ़ गया है, फिजिकली नहीं, ऑनलाइन ना, कभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, अलग अलग सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी नहीं सो पाते हैं। तो आपका जो स्लीप होना चाहिए वो स्लीप आवर अच्छा होना चाहिए, 7 से 8 घंटा होना चाहिए। स्टे एक्टिव, एक्टिव रहना है भैया, कुछ ना कुछ करते रहिए, ज्यादा रेस्ट में नहीं रहिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, योगा कीजिए,
स्पेंड टाइम विथ लव्ड वन, जिससे आपको लगाव है, जो आपका अपना है, कोई फैमिली मेंबर्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, उसके साथ समय बिताइए। क्योंकि अभी के समय में सब चीज है लेकिन समय नहीं है किसी के पास ना, तो किसी को समय दीजिएगा। तो अभी सबसे बड़ा जो गिफ्ट है किसी के लिए वो क्या है? समय। प्रैक्टिस योगा, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका जो ना अंदर का जो एनर्जी है बूस्ट अप हो सके। अवॉइड टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सबसे आपको बचना है ना। लिमिट स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम हम लोग का बढ़ गया है, ज्यादातर हम लोग मोबाइल पर स्क्रीन पर रहते हैं, इसीलिए इस टाइम को कम करना है, क्योंकि इससे बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, खासतौर पे आई पे, ब्रेन पे और पूरे बॉडी पे। ठीक है, नेचर में निकलिए ना, ग्रीनी प्लेस पे जाइए, एंजॉय कीजिए। क्या नहीं करना है भैया? एक्सेसिव जो स्क्रीन टाइम है वो नहीं करना है। जंक जो प्रोसेस फूड हम लोग खाते हैं शाम को जाकर ना, डेली खा रहे हैं तो डेली मत खाइए, हफ्ता में कर दीजिए, वीक में एक बार कर दीजिए। ठीक है, लेट नाइट जो हम लोग सोते हैं, कम सोते हैं, लेट नाइट सोएंगे 1 बजे और पापा जी उठा देंगे 6-7 बजे, फिर वो थोड़े जान रहे 1 बजे बउआ सोया है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। उनको लगता है जो सो गया है, लेकिन हम लोग सोए नहीं रहते, अंदर अंदर मोबाइल करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई सोशल कनेक्शन जुड़े रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं या कुछ ना कुछ फेसबुक पर देख लेते हैं, तो उनको लगता है जो सो गया है बच्चा ना, लेकिन हम लोग तो सोए नहीं रहते, हम लोग तो 1-2 बजे सोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? दिक्कत हो जाएगी। स्कीपिंग मील्स ना, अब आजकल क्या है भैया, खेलने के धुन में, पढ़ने के धुन में, मोबाइल देखने के धुन में, हम लोग का जो टाइम टेबल है मील का, उसको हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। नाश्ता 11 बजे किए और लंच टाइम आएगा तो 3 बजे लंच करेंगे, और रात का खाना का पता नहीं है ना, पहले खा ले, पहले तो खाते नहीं है, जितना लेट हो जाए, तो ये आपको नहीं करना है। नो एक्सरसाइज, तो अब जो है स्मार्टफोन की वजह से, बहुत दिक्कत है भैया, फायदा तो बहुत सारा है, दिक्कत भी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से अब बच्चा जो है सारा गेम जो है, पहले इंडोर गेम आउटडोर गेम होता था, अब सारा गेम जो है मोबाइल में खेल लेता है, बाहर जाता ही नहीं है ना, बाहर जाता भी है तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने स्मार्टफोन में इंगेज हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी बैड हैबिट हो गया। और इग्नोरिंग रेस्ट, और जब आराम करना है, बॉडी कह रहा है भैया आराम कर लो, बहुत थक गया, तो हम लोग आराम नहीं कर रहे हैं, इधर उधर हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आपको नहीं करना है, इन सभी चीजों से आपको बचना है। ठीक है, उसके बाद क्लीन इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको साफ रखना है, क्योंकि सारा डिजीज का जो जड़ है घर के बाद जो है वो आपका इन्वायरमेंट है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में आपको रहना है। अगल बगल अगर गंदगी रहेगा, हाइजीन नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो वहां से डिजीज जो है आपके घर में आएंगे, आपको अटैक करेंगे। तो आपको इन्वायरमेंट को साफ रखना है ताकि आपका जो लाइफ रहे वो हेल्दी रहे। तो डिजीज क्या होता है हम लोग बात कर लिए। अब डिजीज हम किसी पर्सन को बोलते हैं जो पर्सन जो है डिजीज से सफर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स या ऑर्गन सिस्टम जब प्रॉपर वे से काम नहीं करता है, तो हम बोलेंगे उस पर्सन को कोई ना कोई डिजीज है। तो जैसे ही डिजीज हमारे बॉडी में आएगा, तो जो पार्ट्स है, जिस पार्ट्स पे वो अटैक करेगा, वो सही से वर्क नहीं करता है, जिसके वजह से बाकी पार्ट्स जो होता है अनबैलेंस हो जाता है, बाकी पार्ट्स पे भी असर करता है, क्योंकि भैया एनर्जी है, सब जगह ट्रांसपोर्ट होगा ना, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सभी जो पार्ट्स है एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। तो एक पर अगर अटैक होगा तो दूसरा जगह कुछ ना कुछ असर करेगा, तो उस पार्ट्स पे तो जरूर असर करेगा, उसको डैमेज करेगा, साथ साथ जो सिस्टम है पूरे पार्ट्स का, उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो डिजीज क्या है? A disease is when one more organs or system fail to function properly। जब एक या एक से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है ना, जो नॉर्मल जो वर्किंग है हमारे बॉडी का, हमारे माइंड को, उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज ना। ऐसे कंडीशन को, ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। अब भैया डिजीज आता कहां से है, क्या कारण है? तो देखिए, डिजीज जो होता है उसका दो रास्ता है, दो तरीका है होने का। एक होता है जर्म्स के थ्रू। किसके थ्रू? जर्म्स के थ्रू। तो डिजीज हमारे अंदर जो होता है वो जर्म्स के थ्रू हो सकता है, या लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग आ रहा है उसके कारण। तो जब डिजीज जो है, ठीक है, किसके कारण आएगा? जर्म्स के कारण आएगा। जर्म्स को हम लोग बोलेंगे पैथोजन। तो ऐसे जर्म्स जो डिजीज देते हैं, बहुत सारे जर्म्स जो होता है डिजीज नहीं देता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो डिजीज देते हैं। तो जो डिजीज देता है वैसे जर्म्स को पैथोजन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो जो डिजीज हो रहा है पैथोजन से भी हो रहा है, और कुछ डिजीज है जो पैथोजन से नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल इतना गड़बड़ हो गया है, खाने का तरीका बदल चुका है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारे बॉडी में कुछ डिजीज हो रहा है जिसका जर्म से कोई लेना देना नहीं। तो पैथोजन से भी हमारे अंदर डिजीज आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, ओम्स के कारण, इंसेक्ट के कारण, ये सब के कारण भी हमारे बॉडी में क्या आ रहा है, डिजीज आ रहा है। एक दूसरा है जो पुअर लाइफ स्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंजिंग आ गया, उसके कारण भी हमारे बॉडी में बहुत सारा खतरनाक डिजीज आता है, ठीक है, डेंजरस डिजीज आता है, लाइक, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, हर एक लोग डायबिटीज से क्या है, परेशान है, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, कैंसर हो गया, बहुत सारा डिजीज है जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो यह जो होता है अनहेल्दी जो हैबिट्स है, ठीक है, जो बैड डाइट है, पॉल्यूशन है, उसके कारण ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज होता है। अब हम कैसे जानेंगे भैया जी हम अनवेल है, हेल्दी नहीं है? क्या हर एक चेकअप होता है? अभी तो हम लोग चेकअप देख रहे हैं, हर एक चीज के लिए चेकअप है भैया, ब्लड टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, ब्लड में को तरह का टेस्ट है ना, सीटी स्कैन करा लो, एक्सरे करा लो, ये करा लो, वो करा, बहुत सारा टेस्ट है, लेकिन क्या बॉडी हमको संकेत नहीं देता है, सिम्टम नहीं देता है? बॉडी भी सिम्टम देता है, साइन देता है। तो पहले के समय में अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कोई टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो वो क्या करते थे, सिम्टम देख के, साइन देख के वो बीमारी को जज कर लेते थे, डिजीज को जज कर लेते थे और उसका वो इलाज करते थे। तो सिम्टम क्या है? सिम्टम जो है ऐसा आपका साइन हो गया जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कोई डिजीज होगा तो उस पार्ट में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, पूरा बॉडी में थकावट हो सकता है ना, पूरे बॉडी में क्या हो सकता है, थकावट हो सकता है, एनर्जी कम हो सकता है, पेन हो सकता है, तो ये सब चीज क्या है, फीलिंग वाला है। मूड स्विंग कर सकता है, इरिटेट आप बार बार हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो आपका जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये आप फील कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग फील कर सकते हैं डिजीज आने पर, वो क्या कहलाएगा, सिम्टम कहलाएगा। कुछ साइन भी होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी को डिजीज होगा, कोई डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको फीवर हो सकता है, रैशेज आ सकता है, स्वेलिंग हो सकता है बॉडी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, जिसके मदद से जिसको हम लोग मेजर करके देख लेंगे कि भैया इनका ये चीज ठीक नहीं है, मतलब ये बीमार है। तो किसी बॉडी को डिजीज होता है तो वो सिम्टम भी देता है जिसको फील करते हैं, और कुछ साइन भी देता है जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, जैसे फीवर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल है कि नहीं, रैशेज कुछ आ गया, कुछ स्वेलिंग आ गया, तो उससे हम लोग समझ जाएंगे वो पर्सन जो है सफर कर रहा है किसी न किसी डिजीज से। अब ये दोनों जो है सिम्टम और साइन दोनों जो होता है भैया डायग्नोसिस में हेल्प करता है। कोई डॉक्टर अगर डायग्नोसिस करेगा तो उसके लिए सिम्टम बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम के सहारे ही वो डिजीज को अच्छा से समझ पाता है और उसका क्योर कर पाता है। अब देखिए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो। तो जो डिजीज ट्रांसफर हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, एयर के थ्रू हो सकता है, फूड और वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है ना, तो ये सब जो मीडियम है जिससे डिजीज जो है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। इसी को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है इन्फेक्टियस डिजीज। क्या बोलेंगे, इन्फेक्टियस डिजीज, क्योंकि ये जर्म्स के कारण हो रहा है। किसके कारण आ रहा है, जर्म्स के कारण। तो हमारे बॉडी में जर्म्स के कारण जो डिजीज होगा, दैट डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जर्म्स के कारण आ रहा है। इस जर्म्स को पहुंचाने के लिए अलग अलग मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद आपका इंसेक्ट हो सकता है, ये सारा चीज हो सकता है मीडियम के फॉर्म में। ये क्या करेंगे, जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफर करते हैं।
एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे। फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायरिया हो गया। ये सारा डिजीज जो है क्या है, कम्युनिकेबल है। और ये किसके थ्रू होता है, जर्म्स के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, जर्म्स के थ्रू होता है, पैथोजेंस के थ्रू होता है। इसीलिए इसको इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जर्म्स के कारण हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऐसा डिजीज जो वन पर्सन से अदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये किसके कारण हो रहा है, तो हमारे लाइफ स्टाइल में, ठीक है, जो डाइट है उसमें जो चेंजिंग आ रहा है उसके कारण ये डिजीज हमारे अंदर होता है। जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया ना, कैंसर हो गया, ये सारा जो डिजीज है ये आपका कम्युनिकेबल नहीं है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर नहीं होता है। और इसके लिए कोई जर्म्स जो है जनरली इस डिजीज के लिए, अधिकतर जनरली हम बात कर रहे हैं, कोई जर्म्स जिम्मेदार नहीं होता है। वो हमारा बॉडी का जो लाइफ स्टाइल है हम लोगों का और जो पॉल्यूशन है वो सब जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया ना, किसी को अस्थमा हो जाएगा तो जरूरी नहीं जो दूसरे में हो जाए। ठीक है, बहुत सारा अस्थमा का आपको पेशेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, डायबिटीज जो है आपका कम्युनिकेबल नहीं है, फिर कम्युनिकेबल रहता तो और दिक्कत हो जाता है। हाँ, अभी आप पा सकते हैं, जो हर एक घर में आपको 2-3 आदमी 4 आदमी मिल जाएगा एज के हिसाब से जिसको डायबिटीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो वो कम्युनिकेबल है। ये सारा डिजीज जो है कम्युनिकेबल नहीं है। और भी डिजीज होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से होते हैं ना, स्कॉर्बी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, एनीमिया हो गया, ये सभी डिजीज जो होता है वो कम्युनिकेबल नहीं होता है। तो जो कम्युनिकेबल नहीं है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग जान लिए, एयर के थ्रू ना फैल सकता है, कॉन्टिमिनेटेड फूड, वाटर हो, पॉल्यूटेड हो तो वहां से भी ट्रांसफर हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं ना, या किसी पर्सन का इनडायरेक्ट कांटेक्ट आप कर रहे हैं, उसका टॉवेल का यूज कर रहे हैं, उसके सोप का यूज कर रहे हैं, उसके बेडरूम को शेयर कर रहे हैं, तो भी यह कम्युनिकेबल डिजीज जो है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर्स, तो देखिए इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो डिजीज को कैरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जर्म्स डिजीज फैलाता है उसको बोलेंगे पैथोजेंस। जो इंसेक्ट डिजीज को फैलाता है, स्प्रेड करता है, ट्रांसफर करता है, वैसे इंसेक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मस्कीटो देख लीजिए, फ्लाई देख लीजिए, ये भी डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। एनिमल बाइट्स भी क्या करता है, डिजीज को ट्रांसफर करता है। एनिमल में जो डॉग होते हैं, जो मंकी होते हैं, जो कैट होता है, उसके अंदर रेबीज वायरस होता है, खास तौर पे डॉग में, और जैसे ही वो बाइट करते हैं तो वो वायरस जो होता है ट्रांसफर हो जाता है। तो एनिमल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है डिजीज। वेक्टर समझ गए, मॉस्किटो क्या है, वेक्टर्स है, क्योंकि ये डिजीज को स्प्रेड करता है, ट्रांसफर करता है। मलेरिया, डेंगू, हाउस फ्लाई जो है ये भी आपका वेक्टर्स हो गया, ये भी डिजीज को ट्रांसफर करता है, लाइक टाइफाइड और कलेरा। ठीक है, तो टाइफाइड और कलेरा को कौन ट्रांसफर करता है, हाउस फ्लाई। वर्म डिजीज, वर्म डिजीज क्या है, वर्म किसको बोलते हैं भैया, तो वर्म जो आप देखते हैं, जो लीच होता है ना, जोक चीज को हम लोग बोलते हैं, जो जमीन पर चलता है, जमीन के नीचे रहता है, बरसात में आपको ऊपर दिखेगा, क्योंकि उसका जो गैप रहता है मिट्टी में जो रहता है वो पूरा पानी से फुल हो जाता है, ऊपर निकलता है, जिसको चारा भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको ओम बोलेंगे। इसमें हड्डी वड्डी नहीं रहता है, केवल मांस रहता है। ठीक है, केवल मांस रहता है, और ये ऐसे, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा ये आगे चलता है, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। इनके चलने का खास तरीका होता है, उसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीच हो गया, टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया। तो टेप वर्म और राउंड वर्म जो होता है हमारे पेट में भी होता है, मतलब इन्फेक्शन के द्वारा आ जाता है। तो जब भी हम इन्फेक्टेड फूड लेते हैं ना, या इन्फेक्टेड वाटर होता है, या सॉइल इन्फेक्टेड होता है, तो वहां से ये सारे जो पैरासाइट्स हैं और वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो हमारे बॉडी में याद रखिएगा राउंड या टेप वर्म होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, राउंड वर्म होता है, जिसको हम चील बोलते हैं ना। बच्चा में खास तौर पे देखिएगा,
गांव में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसमें ये डिजीज ज्यादा होता है क्योंकि वो जमीन पर ज्यादा रहता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी से वोमिटिंग के द्वारा या स्टूल के रास्ते जो होता है आपका पोटी के से वो साथ साथ निकलता है, चील बोलते हैं। और जिस बच्चा को ये हो जाता है ना, उसका क्या होगा, आपको खाना खूब खाएगा लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो फूड होते हैं उसमें से बहुत सारा फूड ये खा लेते हैं और अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, चुरा के खा लेते हैं। और जो ऑर्गेनिज न्यूट्रिएंट्स को चुरा के खाता है, मतलब दूसरे का खाना खाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ये जो ओर्म है क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। कौन, जो हमारे बॉडी में है। बाकी आपका खाना चुरा के नहीं खा रहा, बाकी का अलग अलग तरीका है फीडिंग का। तो ओम्स लाइव इनसाइड आवर बॉडी। ओम्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर रहता है, खास तौर पे कहां पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जो डाइजेस्टिव आपका पाइप है उसमें ये रहते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को चुरा के खाते हैं और अपना जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां से भी डिजीज हो जाता है। अब इसे होगा क्या, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को खा रहे हैं, इतना मेहनत से हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और न्यूट्रिएंट को चुरा के खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, हम लोग वीकनेस फील करने लगते हैं और ज्यादा उनका अमाउंट बढ़ जाता है तो स्टूल के रास्ते या वोमिटिंग के रास्ते वो बाहर निकलने लगते हैं। तो फिर लोग देखता है, समझ जाता है कि इसको, ठीक है, ये इन्फेक्शन लग चुका है, ओम्स इसके अंदर जा चुका है। फिर हम लोग दवा खाते हैं। इसीलिए बच्चों में खास तौर पे 6 मंथ पे उनको एक दवा दिया जाता है कीड़ा का। तो ये भी कॉन्टिमिनेटेड फूड, डर्टी वाटर और इन्फेक्टेड सॉइल से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए हम लोगों को, ठीक है, हाइजीन को सही रखना है ना। मिट्टी में बच्चा ज्यादा देर तक नहीं खेले, कॉन्टिमिनेटेड फूड नहीं ले और डर्टी वाटर से बचे। चलिए अब कुछ हम लोग यहाँ पे डिजीज को देखेंगे। ठीक है, उसका एजेंट कौन है, उसको ट्रांसफर करने वाला कौन है, कैरी कौन कर रहा है, उसके बाद उसका इन्फेक्शन वाला साइट कौन है। सिम्टम का हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि सिम्टम्स आप जनरली नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि लगभग सब में अलग अलग सिम्टम नहीं होगा, बहुत सारा सिम्टम मिलता जुलता है ना। सिम्टम का मतलब क्या है, देखिए सिम्टम सिंपली समझ, कोई भी बीमारी हो, सिम्टम क्या है भैया, पेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हाई हो सकता है ना, आपका कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, बॉडी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, बात समझ रहे हैं, रश आ सकता है, ये सब सिम्टम है। फीवर हो सकता है जो बहुत कॉमन है। तो डिजीज और उसका एजेंट क्या है और उसका इन्फेक्शन का साइट क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कौन वाला, एयर वाला। एयर के थ्रू 4 डिजीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा ना, जो मौसम बदलने पर एकदम फिक्स रहता है, जो सर्दी खांसी होना तय है, वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और ये किसको डिस्टर्ब करता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको ये डिस्टर्ब करता है। चिकन पॉक्स भैया स्किन, इसका स्किन पे होता है और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको भी यह डिस्टर्ब करता है, उसको भी इन्फेक्ट करता है, ये भी वायरस के कारण। मिजल्स जो होते हैं ये भी स्किन को रैशेस टाइप का आ जाता है, ये भी वायरस के कारण स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है इससे इन्फेक्टेड होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, लंग्स, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। तो ये एजेंट और साइट ऑफ इन्फेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। अब कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू जो डिजीज होता है, एग्जांपल में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा डिजीज जो है आपका कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, कहानी बनाएगा और वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप कितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाए हैं। अब रटुआ वाला बाजार जो है, रट लिए चले गए, वो आप समाप्त हो गया। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, इसका एजेंट जो है वायरस से है और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, लीवर को। जॉन्डिस हो गया, वो भी किसको इन्फेक्ट करता है, लीवर को। कलरा हो गया, ये बैक्टीरिया के द्वारा होगा और ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। टाइफाइड हो गया, ये भी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा और ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये दोनों डिजीज जो है याद रखिएगा, कलरा हो या टाइफाइड हो, ठीक है, हेपेटाइटिस हो, ये फूड और वाटर के थ्रू ये होता है। एक और है ओम्स, जिसका खास नाम है जो हम लोग के अंदर होता है ह्यूमन में, ठीक है, एस्केरियासिस। राउंड ओम्स के कारण होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, राउंड ओम्स। और ये इंटेस्टाइन को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, जो खाना को चुरा के खाता है, जिससे हम लोग वीक हो जाते हैं।
अब कुछ ऐसे भी डिजीज हैं जो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट के द्वारा, जिसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। जैसे मलेरिया जो है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रोटोजुआ के कारण या इन्फेक्शन फैलता है। प्रोटोजुआ इसको कैरी करता है, ठीक है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? स्किन और ब्लड। डेंगू फीवर ये भी ब्लड को इन्फेक्ट करता है, स्किन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ये इसमें फीवर जो होता है इतना डेंजर होता है जो हड्डी तक में लगता है, जो बुखार हो गया, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर ये वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और दोनों का जो एजेंट है वो मॉस्किटो है। तो प्रोटोजुआ के लिए एनफ्लीज मॉस्किटो और वायरस के लिए एंडीज मॉस्किटो जिम्मेदार होता है। और दोनों कौन है? फीमेल। दोनों कौन है? फीमेल। समझ गए? तो दोनों के लिए मॉस्किटो का नाम भी ध्यान रखिएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो आपको बता दिया कुछ ऐसे डिजीज हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, जिस पर्सन को होगा उसी को रहेगा, ठीक है। लाइक कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन, पुअर डाइट के कारण होता है, ठीक है। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया। अस्थमा में क्या है? ये सांस लेने में इसे प्रॉब्लम होने लगता है, ये एलर्जी के कारण होता है, पॉल्यूशन के कारण होता है। कैंसर जो होता है, सेल जो होता है एबनॉर्मल रेट से ग्रोथ करने लगता है, सेल का बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, और वो जो सेल होते हैं खराब सेल होते हैं जो बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। डायबिटीज हो गया, हमारे जो बॉडी है उसमें जो शुगर है वो अमाउंट बढ़ जाता है, शुगर को ब्रेक करने वाला जो होता है पैनक्रियाज, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो पैनक्रियाज जैसे डैमेज होगा तो आपके अंदर कौन सा डिजीज हो जाएगा? डायबिटीज। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं ये भी आपका ऐसे डिजीज है जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स के कमी से हो सकता है, जैसे स्कॉर्बी हो गया, विटामिन सी के कमी से एनीमिया हो गया, आयरन की कमी से ग्वाइटर हो गया, आयोडीन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन ए की कमी से। इस तरह बहुत सारा डिजीज आप बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कॉर्बी होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। अब क्रोनिक डिजीज किसको बोलते हैं? तो डिजीज जब होता है कुछ दिन में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है ना, बॉडी अपने आप ठीक कर लेता है। अगर डेंजर डिजीज है तो उसमें समय लगता है और कुछ मंथ में वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा डिजीज जो जिसका क्योर में, जिसके डायग्नोसिस में 3 मंथ से अधिक समय लगता है, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस लगता है, 3 मंथ से अधिक समय लग जाता है उसको ठीक होने में, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसा डिजीज जिसको ठीक होने में लंबा समय लगता है, उसमें लंबा केयर का जरूरत पड़ता है, 3 मंथ से अधिक, वैसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रिवेंशन देख लीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है, इसका मतलब आपको जर्म से, इंसेक्ट के, हाउस फ्लाई से क्या करना है? बचना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या? क्लीन, हाइजीन एंड क्लीन। तो सराउंडिंग को पहले क्लीन रखिए, जो इंसेक्ट वहां पे नहीं आए ना, जो जर्म्स है वो नहीं आए। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, हैंड्स, उसको आपको साफ करना है, वॉश रखना है, ठीक है। वियर मास्क, जब आप भीड़ में जा रहे हैं या पॉल्यूटेड जगह पे जा रहे हैं तो मास्क लगाइए। कवर माउथ व्हेन स्नीजिंग कफिंग, अगर आप स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं तो माउथ पे क्या लगाइए? कपड़ा लगाइए, क्योंकि दूसरा भी उस तरह कर सकता है तो आप इन्फेक्टेड होंगे, आप करेंगे तो उसी तरह आप करेंगे तो दूसरा कोई क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, टीनेजर्स में या फ्रेंड्स के चक्कर में हम लोग अपना जो पर्सनल चीज है उसको भी शेयर कर देते हैं। टॉवल्स ना, सोप है, उसको ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद लाना। शर्ट वोट, कपड़ा वपड़ा सारा शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे डिजीज ट्रांसफर हो सकता है। अब क्या करे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो? तो ये होता है किसके कारण? लाइफ स्टाइल के कारण, पुअर डाइट के कारण, पोल्यूशन के कारण। तो ये सब चीज से बचिए। अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट अच्छा लीजिएगा तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, और इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ेगा तो ये डिजीज भी अगर होता है, मतलब अंदर आएगा जर्म्स, तो उसको वो लड़ने में मदद करेगा, फाइट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका डाइट, दोनों के लिए। एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, बॉडी फिट रहेगा। और जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस सबसे बचना है।
स्ट्रेस को कम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहिए रेगुलर टाइम पे। डिजीज क्या होता है हम लोग जान गए, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है जान गए। तो देखिए व्हाई प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, बोला जाता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर से अच्छा है जी आप उस डिजीज से प्रिवेंट कर लीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन अगर हो जाएगा तो सारा मामला ही समाप्त हो जाएगा ना। आपका जो है टाइम खर्च नहीं होगा, आपको बॉडी को पेन नहीं होगा ना, मनी का खर्च नहीं होगा और आप सबसे बड़ी बात उसे सफर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा चीज होता है सफर करना, किसी भी डिजीज से सफर करना बहुत बड़ा चुनौती होता है उस पेशेंट के लिए ना। पैर हाथ अगर टूट जाए या कोई डिजीज हो जाए जिससे आप बेड पर हैं, कोई काम नहीं कर सकते, दो आदमी आपको लगता है उठा के बाथरूम ले जाने में, खाना खिलाने में ना, पूरा परिवार लग जाता है। तो उसे बचे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। अब प्रिवेंशन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारे बॉडी का होता है। तो जर्म्स को आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उसे कुछ लिमिट तक बच सकते हैं, लेकिन 100% आप जर्म से इंसेक्शन नहीं बच सकते हैं। कहीं पे भी रह जाइए, कितना भी आपका एनवायरनमेंट क्लीन और हाइजीन, बहुत सारा जगह पे आप जाइएगा और वहां पे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो गए और आपका बॉडी जो है स्ट्रांग है, इम्यूनिटी पावर आपका बूस्ट अप है, स्ट्रांग है, तो आप उस इन्फेक्शन को हरा सकते हैं, मार सकते हैं, उस जर्म्स को किल कर सकते हैं, जिससे आपको वो डिजीज नहीं होगा। तो इम्यूनिटी क्या है, बॉडी का वह पावर, वह डिफेंस सिस्टम जो डिजीज से फाइट करता है, उसको मारता है, भगाता है, वैसे पावर को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी वह पावर हो गया, वह डिफेंस सिस्टम हो गया हमारे बॉडी का, जो किसी जर्म से, किसी पैथोजन से वो क्या करता है, फाइट करता है। अब ये आता कहां से है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जो मिलकर इम्यूनिटी तैयार करते हैं बॉडी के लिए। कोई जर्म्स आ रहा है तो कोई पहचानने का काम कर रहा है ना, कोई उसको देख रहा है कि कैसा है, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, क्या है। तीसरा उसके लिए केमिकल तैयार करता है मारने के लिए, चौथा उसको मारने का काम करता है। तो इस तरह पूरा एक टीम रहता है, उस टीम को इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। तो जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, और इम्यूनिटी पावर जिसका अच्छा होता है वो जल्दी इन्फेक्ट नहीं होता है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है। तो कुछ लोग आप देखिएगा सराउंडिंग में जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो जो जल्दी बीमार है इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, और जो जल्दी बीमार नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रांग है। अब इम्यूनिटी को बूस्टअप कैसे करें, कोविड के समय समझ में आया था। तो विटामिन सी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्या, इम्यूनिटी पावर। विटामिन सी लेना है, कैप्सूल वाला नहीं, मेडिसिन नहीं, नेचुरल। सिट्रस फ्रूट लीजिए, सावर फ्रूट को खाइए और विटामिन सी बढ़ाइए। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, अमला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब चीज। अब इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल, जो हम लोगों को पेरेंट से मिला है, मदर से मिला है, पेरेंट से मिला है ना। पेरेंट से स्ट्रांग है, मदर स्ट्रांग है, तो अगला जो जनरेशन होगा वो भी स्ट्रांग होगा, उसका भी इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा। तो जो हम लोग को नेचर ने दिया है, जो पेरेंट से मिला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका नेचुरल इम्यूनिटी हो गया। क्या हो गया, नेचुरल। समझ गए, क्या हो गया, नेचुरल। और जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं ना, कुछ चीज को खाकर, अच्छा डाइट लेकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, विटामिन सी लेकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, वैक्सीन लेकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग बाहर से कुछ लेकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक हो गया नेचुरल इम्यूनिटी, हाँ, जो हम लोग को जन्म से ही मिलता है पेरेंट्स के द्वारा ना, खासतौर पे मदर्स मिल्क के द्वारा, तो वैसे इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। लेकिन जो हम लोग वैक्सीन से, फूड से जो इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। अब वैक्सीन क्या है, तो देखिए जर्म्स का बहुत सारा रोल है, आपको बता दिए। जर्म जो होता है आपका फूड भी बना रहा है ना, जर्म जो है आपको डिजीज भी दे रहा है, और जर्म जो है आपको डिजीज से लड़ने के लिए बहुत सारा चीज भी दे रहा है, बहुत सारा मेडिसिन दे रहा है। तो वैक्सीन क्या है, देखिए जो बीमारी होता है उसका वैक्सीन हम लोग बनाते हैं ना। जैसे अभी हम लोग क्या बनाए, कोविड का वैक्सीन बनाए हैं, टीबी का वैक्सीन होता है,
पोलियो का वैक्सीन कितना दिन से दिया जा रहा है और पोलियो क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहले हर घर में लगभग पोलियो वाला पेशेंट होते थे, बहुत मतलब किसी को पोलियो हो जाता था पूरा घर का लोग परेशान हो जाता था, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सारा में वो डिस्टर्ब हो जाता था ना। लेकिन पोलियो क्या हो गया, खत्म हो गया, लगभग समाप्त हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल होता है। चिकन पॉक्स अब देखिए बहुत कम होता है वैक्सीन के द्वारा। तो वैक्सीन होता क्या है, देखिए वैक्सीन में क्या किया जाता है, खूब ध्यान से सुन लीजिए। वैक्सीन में डेड या इन्फेक्टेड जर्म्स को डाला जाता है। तो हमारे बॉडी में वैक्सीन के द्वारा जिसमें क्या होता है, डेड और इन्फेक्टेड जर्म्स होता है जो हमारे बॉडी में जाता है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज याद रखिएगा, जर्म्स जब जाता है तो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम जाग जाता है, जो भैया ये आया कौन है, फिर पहचानता है ये खतरनाक आदमी है, सही आदमी नहीं है, अब इसको भैया मारा जाए, पहले पहचान लेता है फिर बोलता है मारा जाए, तो पूरा इम्यून सिस्टम जग जाता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई डेड या इनएक्टिव जर्म्स जाता है तो हमारा बॉडी जो होता है उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है, वह केमिकल जिससे उस जर्म्स को वो मार सके। तो उस जर्म्स को मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या तैयार करता है, एंटीबॉडीज। वो केमिकल होता है प्रोटीन का जो उस जर्म्स को मार देता है। अब वैक्सीन के द्वारा जो जर्म्स भेजे उसका फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है, तो देखिए जर्म जो भेजे एक्टिव नहीं होना चाहिए। एक्टिव अगर होगा, स्ट्रांग होगा, तो फिर भैया अगर पोलियो का हम वैक्सीन देंगे तो पोलियो हो जाएगा, टीबी का वैक्सीन देंगे तो टीबी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। उसमें जो वैक्सीन में जो जर्म्स होते हैं वो डेड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। डेड नहीं भी होगा तो इनएक्टिव होगा, ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। बट हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करेगा तो हमारा बॉडी समझ जाएगा ये बाहरी चीज आ गया है, ये हमको डिस्टर्ब करेगा, तो उसको मारने के लिए कुछ केमिकल बना लेता है। और केमिकल बनाने के बाद जो इम्यून सिस्टम में याद रख लेता है कि ऐसा अगर जर्म्स आएगा तो हम इस केमिकल से उसको मारेंगे। तो वैक्सीन हमारे बॉडी को क्या करता है, ट्रेंड कर देता है, जो दुश्मन अगर आएगा, जर्म्स आएगा, तो उसको कैसे मारना है और किस केमिकल से मारना है। तो अलग अलग जर्म्स के लिए अलग अलग बॉडीज हमारा एंटीबॉडीज बना लेता है, अलग अलग केमिकल बना लेता है जैसे ही एक्चुअल में आएगा। अब पोलियो का वैक्सीन लिए, पोलियो का जो वायरस डाला गया वीक था, उसको मारने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना लिया, मारना सीख गया और याद कर लिया। अब अगली बार अगर एक्चुअल में स्ट्रांग वाला पोलियो का अगर वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुका है उसको मारने के लिए। हमारा बॉडी सीख चुका है कैसे मारना है, याद रखा है। जैसे ही इंटर करेगा तो एंटीबॉडीज तैयार करेगा और उसको क्या करेगा, मार देगा। तो एंटीबॉडीज उस तरह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन का मतलब यही होता है। वैक्सीन हमारे बॉडी को ट्रेन कर देता है कि जर्म से कैसे फाइट करना है। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वैक्सीन जो होता है ट्रेन कर देता है जो आपको पैथोजन से कैसे उससे लड़ना है, उसको कैसे मारना है और कैसे उसको आपको भगाना है। तो यह जो होता है वीक और डेड जर्म्स होता है, जैसे मीजल्स में, पोलियो में वीक होता है, डेड होता है। इनएक्टिव पार्ट्स, कभी कभी हम जो वैक्सीन में जो डालते हैं पूरे जर्म्स को नहीं डालते, उसके कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं, जैसे उसके प्रोटीन को ले लिए, उसके टॉक्सिन को ले लिए, ताकि हमारा वैक्सीन एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम के मदद से एंटीबॉडीज बना सके। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग जर्म्स नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा भी वैक्सीन है जिसमें कोई जर्म्स नहीं है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी का जो सेल होता है उसको वो टीच करेगा कि भाई तुम ये चीज बना लो और इस वायरस को खत्म करो। तो कुछ ऐसा भी वैक्सीन है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई जर्म्स नहीं है, लेकिन वह हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो सेल को टीच करता है कि इस वायरस से आपको कैसे फाइट करना है। तो वैसे जो आपका वैक्सीन है वो आपका mRNA वैक्सीन था जो कोविड के समय में हम लोगों को लगा था। ठीक है, जैसे टेटनस का जो वैक्सीन होता है उसमें टॉक्सिन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, टॉक्सिन। ठीक है, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिया जाता, केवल उसका टॉक्सिन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार किए थे उनका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था किस डिजीज के लिए, चिकन पॉक्स के लिए। ठीक है, पहले चिकन पॉक्स बोला जाता था, अब इसी का छोटा वर्जन है जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। काऊ में भी होता है, काऊ पॉक्स होता है। ठीक है, वैक्सीन का इंपोर्टेंस क्या है, तो ये हमें क्या करता है, जो डेडली डिजीज है उससे हम लोगों को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है एंटीबॉडीज बनाकर, और ये मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव करता है। रिड्यूस स्प्रेड करने से भी बचाता है, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन उसके अंदर
काम करने लगेगा तो वह उस डिजीज से भी बचेगा और दूसरे को इन्फेक्टेड होने से भी बचाएगा। अब अगर प्रिवेंशन देख लिए, लेकिन अगर किसी को एक्चुअल में डिजीज हो जाए तो क्या करता है भैया, उसके लिए हम लोग उसका क्योर करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और उस डायग्नोसिस में बहुत सारा ड्रग्स होता है, बहुत सारा मेडिसिन होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग मेडिसिन को देते हैं ना। जिस तरह बॉडी का जो टाइमिंग होता है, शुरुआत में कुछ देना है, बीच में कुछ देना है, उस तरीके से हम लोग उसको मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स देते हैं और एक लंबा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अलग अलग डिजीज में जो डायग्नोसिस का तरीका है अलग अलग होता है। अब मेडिसिन में बहुत इंपोर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। ये क्या होता है? हर डिजीज में आजकल कोई भी डिजीज हो डॉक्टर लिख देता है एंटीबायोटिक, दवा दुकानदार बिना पूछे हुए दे देगा एंटीबायोटिक। लेकिन हम लोग समझते नहीं है एंटीबायोटिक होता क्या है और किसको यह टारगेट करेगा, किसको टारगेट नहीं करेगा। तो देखिए, नामी एंटीबायोटिक मतलब यह जो बना है केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बना है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो यह काम करेगा एंटीबायोटिक, बाकी दूसरा इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन हो, दूसरे जर्म से इन्फेक्शन हो, तो यह एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग को कुछ भी हो, ठीक है, स्नीजिंग हो, कॉफिंग हो, फ्लू हो, कोई डिजीज हो, बॉडी टायर्ड है, हेडेक है, जरूर हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कफ है, जरूर एंटीबायोटिक ले लेते हैं। बट एंटीबायोटिक तो ओनली काम करेगा किसमें? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल के ग्रोथ को स्टॉप करता है या बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया को किल करने का या उनको स्टॉप करने का काम किसका होता है? एंटीबायोटिक। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक आप देखे होंगे, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेफेक्जिम हो गया ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक होता है। लेकिन यह काम नहीं करेगा वायरस के, ठीक है। वायरस से अगर कोई आपको डिजीज होता है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कोविड हो गया, तो वायरस से या प्रोटोजोआ से या अनदर जर्म से कोई डिजीज होता है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। अब एंटीबायोटिक किससे बनता है? ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक जो बनता है ये बैक्टीरिया से बनता है और फंगी से बनता है। तो कुछ फंगी से और कुछ बैक्टीरिया से क्या बनता है? एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज भी दे रहा है तो मेडिसिन भी दे रहा है, ठीक है, फूड भी दे रहा है, बहुत सारा इसका यूज है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किससे बनाया था? पेनिसिलियम से बनाया था, जो एक क्या था? फंगी था। तो ब्रेड पर जो फंगी ग्रोथ करता है, ब्रेड पर, उस फंगी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है? देखिए, अब हम लोग का आदत क्या है भैया? आदत से हम लोग मजबूर है, कोई बीमारी हो एंटीबायोटिक दे दो भाई, तो डॉक्टर लिख देता है। डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक नहीं लिखे तो हम लोग बोलते हैं अच्छा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक लिखा नहीं है। तो हर चीज में हम लोग चाहते हैं एंटीबायोटिक मिल जाए। तो एंटीबायोटिक अगर आप बेमतलब का ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हैं एंटीबायोटिक, तो उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। तो बेमतलब का आपको नहीं लेना है। एक, अब हमारे जो स्टोमक है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें गुड बैक्टीरिया भी है। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसको क्या करेगा? उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसको मार देगा। तो जो अच्छा बैक्टीरिया था वो भी साफ हो गया, बीमारी आपको कुछ आए नहीं, और उल्टा आपका और लॉस हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर बार बार आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है उसको रेसिस्ट करने लगता है, उसको डर और खत्म हो जाता है ना। किसी को देखते हैं बार बार डरवाते हैं, इतना डरवा देते हैं कि उसके अंदर डर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपसे डरवे नहीं करेगा। तो उसी तरह बैक्टीरिया को जब बार बार हम लोग एंटीबायोटिक देंगे तो जो बैक्टीरिया होता है वो रेसिस्ट करने लगता है, वो उस पे बैक्टीरिया पे कोई भी एंटीबायोटिक का असर करना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होता है, जो मजबूत होता है, अपने आप को बदल लेता है, जिस पर आपको बैक्टीरिया पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करता है। तो जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर नहीं करे, दैट मीन्स बैक्टीरिया रेसिस्ट करने लगे एंटीबायोटिक का, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इससे बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये डिजीज अगर हो गया, मतलब ये कंडीशन अगर आपके बॉडी में आ गया तो सबसे बड़ा लॉस ऑफ एंटीबायोटिक आपके काम करेगा ही नहीं, और वो जो बैक्टीरिया था काफी वो स्ट्रांग हो गया और वो अपना संख्या फिर तैयार करेगा। अब खुद हो गया स्ट्रांग, दूसरे को स्ट्रांग करेगा, और अगला जो जनरेशन होगा उसका वो भी स्ट्रांग होगा, वो भी रेसिस्ट करेगा।
तो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लिया, जो एंटीबायोटिक जो होगा वह उस पर काम नहीं करेगा, उसको वह रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। कॉज क्या है? ओवर यूज कर लिए, रॉन्ग यूज कर लिए, आपको डॉक्टर बोला कुछ और डोज, ज्यादा ले लिए डोज ना, इनकम्प्लीट डोज, जितना डोज लेना उतना डोज आप नहीं लिए। इफेक्ट्स क्या होगा? लंबे समय तक आप इल हो सकते हैं, ट्रीटमेंट आपका हार्डर हो सकता है और डेथ रिस्क जो है बढ़ सकता है, क्योंकि उस केस में बैक्टीरिया क्या होगा? रेसिस्टेंस हो जाएगा, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेसिस्ट करेगा। अब यह कम्युनिकेबल भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ये फैल भी सकता है, किसी एनिमल को अगर हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक का केवल हम लोग यूज नहीं करते, एनिमल भी करता है, एनिमल को भी देते हैं, इसीलिए एनिमल को देने से बचे, ठीक है। और आप भी यूज कर रहे हैं तो सही डोज में यूज करें, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप उसको नहीं ले। ये स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये कम्युनिकेट हो सकता है, ये स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। फूड चेन के द्वारा भी यह स्प्रेड करता है, हॉस्पिटल के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा भी यह स्प्रेड करता है। कौन? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब इसे प्रिवेंशन कैसे करेंगे भैया? तो डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब कर रहा है एंटीबायोटिक तब ले, ठीक है, जबरदस्ती नहीं ले, कंप्लीट कोर्स करे, सेल्फ मेडिकेशन अपने से इलाज नहीं करे। एंटीबायोटिक्स जो होता है वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता है, तो वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज नहीं करे, और हाइजीन को मेंटेन रखे, ये सभी बीमारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग वन फुल शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं पूरा क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है, और आई होप यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेक्चर में पूरे चैप्टर्स को हम लोग समेट लिए हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग जान लिए हैं। तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइक एक ही लाइक नहीं करना है, 10 या 15 फ्रेंड से जरूर आपको लाइक करवाना है, और सब्सक्राइब भी करवाना है, ये आपका काम है। तो मैंने अपना काम कर लिया पूरा आपके लिए, अब आपका काम है इस चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े और हम लोग का फैमिली थोड़ा सा ग्रो करे, आगे बढ़े, क्योंकि हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको शेयर करके थोड़ा सा और फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। डेली लाइव क्लास चल रहा है, और लाइव क्लास का टाइम है 8:15, वहां पे आप जरूर जुड़िए और लाइव क्लास का मजा लीजिए। और क्लास 8 का जितना भी चैप्टर्स है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक एक टॉपिक को हम लोग डेली पढ़ते जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट।